हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक 2008 रिलीज्ड हॉलीवुड साइकोलॉजिकल थ्रिलर के बारे में जिसका नाम है द परफेक्ट असिस्टेंट। इस गाने की शुरुआत होती है मिस्टर डेविड वेस्कॉट को दिखाते हुए, जिसका जिंदगी में अचानक ही मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था। उसकी पत्नी कैरल, जो आज दोपहर तक ठीक थी, सही सलामत थी, वो अचानक ही कॉफी बनाते हुए गिर पड़ी और तब से उसका होश वापस नहीं आया। डेविड ने उसे उसी वक्त हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया, लेकिन वहां उसके तबीयत में सुधार आने के बदले वो उल्टा धीरे धीरे कोमा में चली गई। ऐसे में डेविड की जो हालत हो रही थी वो सिर्फ उसे ही पता था। अपने 6 साल की बेटी इजाबेल को लेकर हॉस्पिटल में ही रात गुजारना पड़ता है उसे। लेकिन वो सिर्फ एक फैमिली मैन नहीं था, उसका एक प्रोफेशनल लाइफ भी था। एक अकाउंटिंग फर्म का मैनेजिंग हेड था वो, जिसका मतलब उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी का बोझ भी काफी ज्यादा था। उसके पर्सनल लाइफ में कुछ भी हो जाए, उसके कारण अपने ऑफिस के कामों को अनदेखा नहीं कर सकता था वो। इनफैक्ट कल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाला था उसका, तो वो हॉस्पिटल से ही अपने असिस्टेंट रेचल को कॉल करके अपने सिचुएशन के बारे में इन्फॉर्म करता है और कहता है उसके सारे मीटिंग्स 1-2 दिन के लिए पोस्टपोन करने के लिए, क्योंकि क्लियरली कैरल जब तक आईसीयू में है वो और कहीं ध्यान लगा नहीं पाएगा। अब जायज है, अपने पत्नी को ऐसे हालत में देखकर कौन ही खुद को संभाल पाता। डेविड की आवाज से ही रेचल को समझ आ रहा था कि वो कितना डिस्टर्ब्ड है, तो वो खुद ही हॉस्पिटल चली जाती है उसे दिलासा देने, और लौटते वक्त इजाबेल यानी कि डेविड के बेटी को साथ लेकर आती है उसे उसके घर पर ड्रॉप करने के लिए। अब उस छोटी सी बच्ची को वो अकेले तो नहीं छोड़ सकती थी ना, इसीलिए उस रात वो डेविड के घर में ही रुक जाती है। इजाबेल को खिलाकर सुला देती है और फिर डेविड के होम वीडियोस देखने लगती है। और ठीक इसी पॉइंट पे हमें पता चलता है रेचल सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सोचकर इतना कुछ नहीं कर रही, ये सब तो डेविड के लिए था। उसे प्यार जो करती थी वो पिछले 3 साल से, जब से उसने डेविड का ऑफिस में ज्वाइन करी है, तब से हर दिन धीरे धीरे उसके प्यार में पड़ती जा रही थी रेचल। वो मैरिड है ये जानने के बावजूद उसे लेकर वो इतनी सीरियस थी कि किसी और को डेट करने के बारे में कभी सोच भी नहीं पाई। हर छोटे बड़े काम में हाथ बटाती थी वो डेविड का, सिर्फ उसके करीब रहने के लिए। जरूरत ना हो फिर भी उसकी मदद करती थी, बहाना बनाकर उसके घर चली जाती थी, कभी उसके बेटी के लिए गिफ्ट लेकर तो कभी कोई फाइल देने के बहाने। डेविड कभी उसके एक्सक्यूजेस समझ नहीं पाया। उसे लगता था रेचल अपने काम से बहुत प्यार करती है, तभी तो उसके जैसे एक हार्ड वर्किंग असिस्टेंट पाकर खुद को लकी मानता था वो। उसे तो कोई आइडिया ही नहीं था रेचल के ट्रू फीलिंग्स के बारे में। ऑन द अदर हैंड रेचल, उसने भी कभी अपने फीलिंग्स को जाहिर करने की कोशिश नहीं करी थी, क्योंकि उसे उम्मीद था कभी किसी न किसी दिन डेविड को भी उससे प्यार हो ही जाएगा। उसे समझ आ जाएगा कि रेचल की तरह कोई उसका ख्याल नहीं रखता। रेचल उसकी जितनी परवाह करती है कोई और नहीं करता, इवन उसकी पत्नी भी नहीं। तब तक के लिए रेचल अपने इस वन साइडेड लव से ही खुश थी। कोई हेजिटेशन नहीं था उसके अंदर, कोई हड़बड़ी नहीं थी। उल्टा दिन में दिन वो तो और ज्यादा होपफुल होती जा रही थी। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो इजाबेल को उसके स्कूल में ड्रॉप करने जाती है, तो एक दूसरे बच्चे की माँ उसे इजाबेल की माँ समझ लेती है। कहती है कितनी प्यारी बच्ची है तुम्हारी। रेचल उसे करेक्ट नहीं करती, उल्टा वो तो खुश हो जाती है और मन ही मन सोचने लगती है कि काश उसका सपना सच हो जाए। इधर कैरल जब तक हॉस्पिटल में है, तब तक डेविड का घर संभालने की पूरी जिम्मेदारी रेचल ही उठा लेती है। ऑफिस के बाद वो डायरेक्टली इजाबेल के स्कूल में पहुंच जाती है और उसे पिकअप करके घर ले जाकर सबके लिए खाना भी बनाती है। वहीं पर डेविड से उसे पता चलता है कैरल को एन्सेफेलाइटिस नाम की बीमारी हुई है, जो बेसिकली एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। इस देश में बहुत ही रेयर है। डेविड को लगता है कुछ महीने पहले जब वो लोग क्रूज पर गए थे, वहीं जरूर किसी तरह कैरल के शरीर में ये बैक्टीरियल स्प्रेड कर गया होगा। डॉक्टर्स अपनी पूरी कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन कैरल कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रही। अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसका ब्रेन परमानेंटली डैमेज हो जाएगा, वो हमेशा के लिए पैरालाइज्ड हो सकती है। अब डेफिनेटली ये एक बहुत ही स्ट्रेसफुल समय था डेविड के लिए, लेकिन वो रेचल पर और कोई बोझ डालना नहीं चाहता था। इसीलिए उसने कैरल की कजिन मैरी बेथ को कुछ दिन के लिए यहाँ रहने के लिए बुला लिया था। नाउ ऑनेस्टली इससे रेचल ज़्यादा खुश नहीं होती, क्योंकि मैरी बेथ एक बहुत ही रूड और एरोगेंट किस्म की औरत थी। रेचल को तो कोई भाव देती ही नहीं थी, साथ में इजाबेल से भी बहुत ही स्ट्रिक्टली बिहेव करती थी वो। उसके बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी वो रेचल को रात तक रुकने नहीं देती।
ऐसा बिहेव करने लगती है जैसे वो इस घर की मालकिन है और बाकी सभी उसके नौकर। रेचल को उसका ये एटीट्यूड बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। तो जब वो उससे कहती है कि किसी नैनी का इंतजाम करने के लिए, रेचल खुशी खुशी राजी हो जाती है। उस रात जब वो अपने घर पहुंचती है, हमें पता चलता है उसके कजिन नोरा उसके साथ रह रही है। असल में बचपन में रेचल के पेरेंट्स के अचानक मौत हो जाने के बाद उसके अंकल और आंट यानी कि नोरा के पेरेंट्स ने उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई थी। तो अब जब नोरा को उसकी ज़रूरत है, वो मना कैसे कर पाती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो बहुत खुशी खुशी राजी हुई थी। उल्टा उसके बर्ताव से क्लियर था कि वो नोरा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। बात बात पे ताना मारती थी उसे और अपनी एक भी चीज शेयर नहीं करती थी उससे, वो कोई जूता हो या फिर एक कप जूस। इवन थर्ड फ्लोर में तो उसे जाने भी नहीं देती थी रेचल, वहां उसका बेडरूम और लैपटॉप जो था। पर नोरा ने ना कभी प्रोटेस्ट किया और ना ही उसके बातों को कभी उतना सीरियसली ली। एक्चुअली नोरा तो हमेशा से ही रेचल को अपने बहन की तरह देखती थी और उसके बातों को दोनों बहन के बीच के नोकझोंक की तरह। मगर रेचल, उसे तो जैसे डेविड के अलावा और कोई पसंद ही नहीं था। ऑफिस में भी हम उसे हमेशा ही अकेले रहते हुए देख पाते हैं। वो किसी से भी ज़्यादा मिलती जुलती नहीं थी। भले ही लोगों के सामने वो खुद का एक बहुत ही जॉली और बबली सी इमेज मेंटेन करके रखती थी हमेशा, मगर उनके पीठ पीछे सभी के बारे में उसका एक बहुत ही नेगेटिव माइंडसेट था। किसी को भी ट्रूली पसंद नहीं करती थी वो। उसका एक कलीग वॉली उस पर फिदा था, कई बार उसे डेट पर जाने के लिए ऑफर भी दिया था, लेकिन रेचल ने कभी उसे इम्पोर्टेंट नहीं समझा। उसका तो जैसे बस एक ही गोल था, मिसेस वेस्कॉट बनना। ऐसे में जब उसे एक दिन डेविड से पता चलता है कि कैरल रिकवर कर रही है, तो उसे थोड़ा शॉक लगता है, क्योंकि उसने ऑलरेडी अपना रिसर्च कर लिया था और वो कंफर्म्ड हो चुकी थी कि इस बीमारी का फुल क्योर पॉसिबल ही नहीं है। इवन कैरल रिकवर कर भी जाए तब भी उसका लाइफ रिस्क रह जाएगा। वो बोलने, सुनने और देखने की क्षमता कभी भी खो सकती है। इवन मल्टीपल ऑर्गन फेलियर भी हो सकता है, जिससे वो बस एक जिंदा लाश बनकर रह जाएगी। पोर डेविड, ये सब कैसे सह पाएगा वो। रेचल को तो उसे लेकर लिटरली टेंशन होने लगा था। वो उसे और ट्रॉमा नहीं दे सकती थी, इसीलिए खुद ही एक डिसीजन ले लेती है वो। उस रात वॉली और जूडिथ से कहती है कि वो देर रात तक काम करेगी, लेकिन असल में तो वो डेविड के घर जाने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही वो निकल जाता है, रेचल हॉस्पिटल जा पहुंचती है और एक खाली सिरिंज से कैरल को इंजेक्ट कर देती है, जिससे उसके शरीर में एयर बबल्स घुस जाता है और सिडेटेड हालत में ही उसकी मौत हो जाती है। किसी को कुछ शक भी नहीं होता, क्योंकि रिपोर्ट में उसके मौत का कारण एन्यूरिज्म बताया जाता है। अब इससे रेचल के रास्ते का कांटा तो साफ हो जाता है, जिससे वो और थोड़ा करीब पहुंच जाती है अपने गोल की। अभी बस उसे डेविड को ये रियलाइज करवाना था कि वो उससे प्यार करते हैं, दैट्स ऑल। दिल्ली अभी ज्यादा दूर नहीं थी। मगर इसी बीच एक और टेंशन आकर हाजिर हो जाता है उनके ऑफिस में। पिछले कई दिनों से डेविड एक डील को क्रैक करने की कोशिश कर रहे थे, लगातार मीटिंग कर रहे थे। ये सब रेचल को पता था, मगर उसे जो पता नहीं था वो ये है कि अगर ये अकाउंट उनके फार्म को नहीं मिला तो वो लोग लॉस में चले जाएंगे, जिसके चलते डेविड को भी उसके पोजीशन से हटाया जा सकता है, डिमोशन हो सकता है उसका। अब इससे रेचल को तो टेंशन होगा ही ना। उसे वॉली से ये भी पता चलता है कि इस डील में उनके फार्म के अगेंस्ट जो सबसे बड़े कंपटीटर है गैबी, वो कभी इसी फार्म में काम करता था, डेविड के पोजीशन में। वैली ने एक बार बताया था कि कुछ गड़बड़ हुआ था यहाँ, उसके बाद ही उसने नौकरी छोड़ दिया था। पर कैसा गड़बड़, वो वॉली ने कभी नहीं बताया। रेचल का मन कह रहा था उसी में इस प्रॉब्लम का सलूशन छुपा है। तो रेचल एक प्लान बनाती है। वो एक दिन खुद से वॉली को डेट के लिए पूछती है और बातों बातों में कायदे से उससे सब कुछ जान लेती है। पता चलता है जब गेबी इस ऑफिस में काम करता था, तब जूडिथ के साथ उसका एक अफेयर स्टार्ट हुआ था और एक दिन ऑफिस पार्टी के बाद कुछ लोगों ने उन्हें इंटीमेट हालत में भी देख लिया था। भले ही तब वो दोनों ड्रंक थे, लेकिन इस हादसे के कुछ दिन बाद ही उसने जॉब चेंज कर लिया था। कारण तो किसी को नहीं पता, लेकिन उसके अफेयर के बारे में बात अगर फैल जाती तो गेबी का पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब हो सकता था और उसका करियर भी बर्बाद हो सकता था। शायद इसीलिए उसने यहाँ काम छोड़कर दूसरे फार्म में ज्वाइन कर लिया था, हु नोस। पॉली ये सब कुछ रेचल को बता तो देता है, लेकिन उसे और किसी को कहने से मना करता है। रेचल भी डायरेक्टली किसी से कुछ नहीं कहती, सिर्फ एनोनिमसली गेबी को एक मेल भेजती है कि अगर वो अपने लाइफ में शांति चाहता है, अपने इस छोटे से अफेयर को अपने बीवी से छुपाना चाहता है, तो उसे इस डील से अपने नाम विथड्रॉ करना होगा, नहीं तो वो इसके बीवी को सब कुछ बता देगी।
रेचल ने यह बस एक चांस लिया था। वो श्योर भी नहीं थी कि इससे काम बनेगा भी या नहीं, पर उसका रिजल्ट उसे समझ आता है 2 दिन बाद। इतने में एक और हादसा हो जाता है। मेरी पेट के रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग नैनीज का एक लिस्ट उसे फॉरवर्ड किया था रेचल ने। उस लिस्ट को कुछ इस तरह से उसने प्रिपेयर किया था कि उनमें से बस एक ही पर्सन मेरी बेट को पसंद आ सकती थी, इलियाना, एक मिडिल एज्ड वुमन, जिसे लेकर रेचल को टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ऑफ कोर्स वो नहीं चाहती थी कि जब वो मिसेस वेस्टकॉट बने तब उसे किसी नैनी को लेकर इनसिक्योर फील करना पड़े। मगर फिर भी सिलेक्शन के दिन वो जानबूझकर डेविड के बैग से नैनीज वाले फाइल छुपा देती है, जिससे उन्हें डिलीवर करने के बहाने वो डेविड के घर जा सके और उस मीटिंग को अटेंड करके मेक श्योर कर सके कि वो लोग इलियाना को ही चूज कर रहे हैं। होता भी यही। साथ ही साथ वहां जाकर रेचल को ये भी पता लग जाता है कि इलियाना को इसी महीने 23 तारीख को एक पर्सनल रीजन के वजह से छुट्टी लेनी है। बेसिकली वो एक इमिग्रेंट है और अपने माँ को भी इस देश में लाने की कोशिश कर रही है उनके ट्रीटमेंट के लिए। तो बहुत मुश्किल से उसे 23 तारीख का डेट मिला है वीजा अपॉइंटमेंट के लिए, जिसे वो किसी भी कारण से मिस नहीं कर सकती। अब इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ना ही उस समय ये बात रेचल को इतनी इम्पोर्टेंट लगी थी। मगर बाद में इस बात का फायदा उठाकर वो अपना एक काम हासिल कर लेती है, जो हमें आगे पता चलेगा। फॉर नाउ डिनर का टाइम हो रहा था तो इज़ाबेल उसे रुकने के लिए रिक्वेस्ट करती है। डेविड भी इंसिस्ट करता है तो रेचल खुशी खुशी रुक जाती है और तभी उनके बीच ये तय होता है कि वो अगले संडे एक साथ कहीं घूमने जाएंगे। वैसे तो रेचल बहाना इज़ाबेल का बनाती है, उसे अच्छा लगेगा, उसका थोड़ा मूड चेंज हो जाएगा ये कहकर, लेकिन असल में तो रेचल को ही डेविड के साथ वक्त बिताना था। ऑल्सो इससे इज़ाबेल के साथ रेचल का बॉन्डिंग और स्ट्रॉन्ग भी हो जाएगा, जो इन फ्यूचर उसके काम आ सकता है। यही सब कुछ चल रहा था उसके दिमाग में, जिसे हम समझ पाते हैं वाकई काफी कैलकुलेटिव है रेचल, मानना पड़ेगा। हर एक स्टेप अपने फायदे के हिसाब से लेती है वो, साथ ही साथ काफी गोल ओरिएंटेड भी है। डेविड को पाने के डिटर्मिनेशन से ही तो इतना कुछ कर रही है वो। वैसे इतने दिनों तक उसके इस ऑब्सेशन के बारे में किसी को पता नहीं था, उसने कभी किसी को बताया ही नहीं। कोई दोस्त तो नहीं था उसका, पूरा दिन ऑफिस में ही बिताती थी, ऊपर से ये कोई शेयर करने जैसी बात थी भी नहीं। एटलीस्ट जब तक उसका प्लान सक्सेसफुल ना हो जाए तब तक इसे छुपा कर रखना ही बेहतर लगा था उसे। मगर उस रात रेचल के एब्सेंस में नोरा जब उसके होम थिएटर पे सिनेमा देखने बैठती है तो डेविड का वो होम वीडियो जिसे रेचल ने उसके घर से चुरा कर लाई थी वो अपने आप स्टार्ट हो जाता है। रेचल उसे हर रात देखा जो करती थी। इधर इससे नोरा को समझ आ जाता है रेचल इस बंदे से ऑब्सेस्ड है। ऑलरेडी उसने ये नोटिस कर लिया था कि रेचल हद से ज़्यादा ख्याल रखती है अपने बॉस का। पहले तो फिर भी काम का बहाना दे देती थी रेचल, लेकिन इस वीडियो को देखकर नोरा के लिए सब कुछ क्लियर हो चुका था। उस रात रेचल के घर लौटते ही नोरा उसे समझाने की कोशिश करती है कि ये ठीक नहीं है, ये पागलपन है। मगर रेचल उल्टा उसे ही गलत समझ लेती है, बहुत भला बुरा सुनाती है उसे और साथ में फुल कॉन्फिडेंस के साथ ये भी डिक्लेयर करती है कि वो बहुत जल्द डेविड से शादी करेगी और बस कुछ ही दिनों की देर है। उधर अगले दिन ऑफिस में डेविड को अपने एजेंट से खबर मिलती है कि उन्हें वो डील मिल चुका है, क्योंकि गेबी ने खुद ही इस डील से अपना नाम हटा लिया है। हालांकि उसने ऐसा क्यों किया ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन खुश सभी होते हैं। ये डील सच में उनके लिए बहुत ही ज़रूरी थी, स्पेशली डेविड के लिए। तो इसी खुशी में वो अपने सारे एम्प्लॉयज़ को लेकर एक रेस्टोरेंट में चला जाता है डिनर करने। सभी एंजॉय कर रहे थे और साथ में छोटी मोटी प्लानिंग भी चल रही थी नए प्रोजेक्ट के बारे में। उसी सिलसिले में रेचल को पता चलता है डेविड कुछ दिनों के लिए न्यूयॉर्क जा रहा है इस डील को साइन करने और उसके साथ जा रही है जुडिथ। अब इसे सुनकर तो ऑलरेडी एक झटका लगता है रेचल को, मगर वो कुछ बोल नहीं पाती। ऊपर से जुडिथ ऑफर देती है कि डेविड क्यों ना अपने बेटी को भी साथ ले ले, वो लोग जब तक काम करेंगी तब तक उसकी नैनियों से संभालेगी, बाकी के समय वो लोग न्यूयॉर्क घूम सकते हैं। ये ऑफर डेविड को बहुत पसंद आता है तो वो रेचल से कह देता है इज़ाबेल और इलियाना के लिए 2 एक्स्ट्रा टिकट्स और रूम बुक करने के लिए। नाउ ऑब्वियसली रेचल को ये ऑफर बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, क्योंकि उसे लग रहा था जुडिथ उसी की तरह इज़ाबेल के जरिए डेविड को पाने की कोशिश कर रही है। इज़ाबेल का दिल जीत कर डेविड को हासिल करना आसान हो जाएगा, लेकिन रेचल ये हरगिज नहीं चाहती थी। तो वो इनडायरेक्टली प्रोटेस्ट करती है, डेविड को समझाने की कोशिश करती है कि वर्क ट्रिप में एक छोटी बच्चे को इंक्लूड करने की कोई ज़रूरत नहीं। मगर डेविड उसे अपनी बातें पूरा करने तक नहीं देता, उससे पहले ही टिकट बुक करने का ऑर्डर दे देता है, जिससे रेचल को बहुत बुरा लगता है। सबके सामने बहुत ह्यूमिलेटेड फील करती है वो और भड़ास निकालने के लिए वॉशरूम में चली जाती है।
क्लियरली उसे जलन हो रही थी। क्यों ना हो, आखिर जूडिथ एक बहुत ही यंग एंड सिडक्टिव यंग वोमन है। काफी बंदे पड़े हैं उसके पीछे। इवन वॉली ने खुद कन्फेस किया था कि वो भी उसके प्रति अट्रैक्टेड है। तो एक ऐसे लड़की के साथ डेविड पूरे 3 दिन बिताएगा, ये सोचकर ही तो रेचल को घबराहट होने लगा था। उधर एट द सेम टाइम रेस्टोरेंट में कहीं से गेबी आकर हाजिर हो जाता है और इनडायरेक्टली जूडिथ को इंसल्ट करने लगता है कि एक डील के लिए वो और कितने नीचे गिर सकती है। एक्चुअली उसे लग रहा था वो एनोनिमस मेल उसे जूडिथ ने भेजी है, मगर जूडिथ को तो कुछ समझ ही नहीं आता, जिससे गेबी के बातों से वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाती है और उनके बीच एक हीटेड आर्गुमेंट स्टार्ट हो जाता है। थैंकफुली डेविड वहीं पर था तो वही सब कुछ संभाल लेता है, बात को आगे बढ़ने नहीं देता। दूसरी तरफ रेचल वॉशरूम से निकलकर ये कांड देखकर तो मन ही मन बहुत खुश हो जाती है। थोड़ा जलन कम हो जाता है उसका, मगर उसे कुछ भी करके इस न्यूयॉर्क वाले ट्रिप से जूडिथ को हटाना था। पर कैसे? बहुत सोच के एक प्लान खड़ा करती है रेचल। घर से एक छोटे से डब्बे में भर के रेड पॉइजन पाउडर ले आती है ऑफिस, और एक रात जब डेविड और जूडिथ एक साथ काम कर रहे थे तब जूडिथ के कॉफी में मिला देती है वो पॉइजन। इससे होता ये कि अगले दिन ही जूडिथ की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और उसे हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ता है। इसमें भी तुरंत किसी को शक नहीं होता तो रेचल फिर से एक बार बच जाती है, लेकिन उसका काम अभी तक पूरा नहीं हुआ था। उसे तो अभी इलियाना के ट्रिप को भी कैंसिल करना था ताकि उसकी जगह वो जा सके। इसके लिए वो दूसरे नंबर से इलियाना को कॉल करके ऐसा प्रिटेंड करती है जैसे वो वीज़ा ऑफिस से कॉल कर रही है और कहती है कि उसका अपॉइंटमेंट 23 तारीख की जगह परसों शिफ्ट कर दिया गया है। अगर उसने इसे मिस कर दिया तो अगले 3 महीने तक और कोई डेट नहीं मिलेगा उसे। अब इससे डेफिनेटली इलियाना बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है और डेविड से कॉल करके उसकी मजबूरी के बारे में बताती है। इससे होता ये कि डेविड इजाबेल को ले जाने का प्लान भी कैंसिल कर देता है, क्योंकि ऑब्वियसली वो अकेले एक तरफ मीटिंग और दूसरी तरफ बच्ची को संभाल तो नहीं सकता था ना। मगर रेचल ऐसा होने नहीं देती। वक्त पर वो खुद ही अपना नाम सजेस्ट करती है, जिससे डेविड को मजबूरन राजी होना ही पड़ता है। वो लोग अगले दिन ही रवाना हो जाते हैं न्यूयॉर्क के लिए। जाते ही डेविड अपने मीटिंग्स में बिजी हो जाता है और रेचल इजाबेल को लेकर। ऑनेस्टली रेचल इजाबेल को सिर्फ अपने मकसद के लिए यूज कर रही थी ऐसा नहीं था। उसके बर्ताव से ये क्लियरली पता चल रहा था कि उसे सच में प्यार करती है वो। मे बी उसे मन ही मन अपनी बच्ची समझ लिया था उसने। डेविड से शादी के बाद उस रिश्ते पे बस एक स्टैंप लगने वाला था और कुछ नहीं। मगर उसी रात ओवर एक्साइटमेंट के चलते एक कांड कर बैठती है रेचल। डेविड के सारे मीटिंग्स काफ़ी सक्सेसफुल रहा, इसीलिए वो बहुत खुश था और रेचल के लिए एक गिफ्ट भी लेकर आया था। अब उस बॉक्स को देखकर रेचल को लगता है वो कोई ब्रेसलेट या फिर नेकलेस जैसा कुछ होगा। वो तो बहुत एक्साइटेड हो जाती है, लेकिन उसे खोलने पर रेचल को पता चलता है वो तो एक वॉच है। असल में डेविड उसे एज अ फ्रेंड ही देखता था और उसके मदद के लिए बहुत ग्रेटफुल था उसके प्रति, इसीलिए उसे कुछ गिफ्ट करना चाहता था। लेकिन फिर भी उनके बीच जो प्रोफेशनल रिलेशनशिप था उसकी बाउंड्री क्रॉस करना नहीं चाहता था वो, इसीलिए उसके नज़रों में एक वॉच ही सबसे प्रॉपर गिफ्ट था रेचल के लिए। मगर रेचल इतना सब कुछ क्लियरली दिखाई देने के बावजूद सब कुछ अनदेखा कर देती है वो और डेविड को किस करने जाती है, जिससे जाय से डेविड काफ़ी ऑफेंडेड हो जाता है और एक बहुत ही ऑकवर्ड सिचुएशन क्रिएट हो जाता है उनके बीच। एक झटके में दूर हो जाता है वो रेचल से। इससे रेचल को भी समझ आ जाता है कि उसने गलती कर दी, लेकिन उसके लिए गलती का डेफिनेशन थोड़ा अलग था। इस पॉइंट पे भी उसे ये लग रहा था कि उसकी गलती ये है कि उसने फर्स्ट स्टेप खुद लिया है। डेविड एक जेंटलमैन है, ऑफ कोर्स वो चीज़ों को स्लोली लेना चाहेंगे, उसे इतनी हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए थी। मतलब पूरे सिचुएशन को ही फिर से एक बार गलत समझ लेती है रेचल। मगर डेविड उसकी तरह पागल नहीं थे। अगली सुबह वो क्लियरली उसे समझा देते हैं कि उनके मन में रेचल के प्रति कोई फीलिंग्स नहीं है, वो अभी भी अपने पत्नी से ही प्यार करते हैं और अगर उनके किसी बर्ताव से रेचल को ऐसा लगा हो तो वो उन्हें माफ़ कर दे। अब इससे ज़्यादा क्लियरली और कौन क्या ही कह सकता था। वो उसी दिन रेचल को घर वापस भी भेज देते हैं, जबकि वो और इजाबेल एक और दिन स्टे करने वाले थे। क्लियरली उसके प्रेजेंस में अनकंफर्टेबल फील कर रहा था डेविड। रेचल भी उन्हें इंसिस्ट नहीं करती क्योंकि उसे ये लग रहा था डेविड को अब थोड़ा स्पेस देना चाहिए, वक्त देना चाहिए, जिससे डेविड खुद ये रियलाइज कर पाए कि वो रेचल को मिस कर रहा है। ऑलरेडी एक बहुत बड़ी गलती हो चुकी थी उससे, फिर से कोई रिस्क ले नहीं सकती थी वो।
एक्चुअली रेचल अपने मन को दिलासा देने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन डेविड के बातों से उसे ऑलरेडी एक बहुत बड़ा झटका लग चुका था। अब वो उसे कितना ही अपने तरीके से इंटरप्रेट करने की कोशिश क्यों ना कर ले, सच्चाई कहीं ना कहीं उसे भी समझ आने लगी थी। तो ऐसे में उसका मूड खराब रहेगा, यही नॉर्मल है। ऊपर से जब वो उस दिन घर लौटती है, उसे पता चलता है नोरा उसके लैपटॉप को यूज कर रही है। उससे देखकर तो गुस्से में आग बबूला हो जाती है रेचल और सारा भड़ास उस पर निकालने लगती है। लिटरली उसके मुंह पर उसे घर से निकल जाने के लिए कह देती है वो, और साथ में बहुत गाली गलौज भी करती है। जबकि नोरा उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसके लैपटॉप में वायरस अटैक हो गया है, इसीलिए मजबूरन उसे रेचल का लैपटॉप यूज करना पड़ रहा है। लेकिन रेचल उसकी एक नहीं सुनती, बहुत अनाप शनाप कहती है उसे, जिससे एक पॉइंट पे नोरा का भी माथा गर्म हो जाता है और वो रेचल से कह देती है कि इसीलिए तुम्हें कभी किसी से प्यार नहीं मिला, क्योंकि तुम बचपन से ही ऐसे हो, खरूस और बदतमीज। इसीलिए तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है और इसीलिए डेविड भी कभी तुमसे प्यार नहीं करेगा। अब इस लास्ट लाइन को सुनकर तो रेचल और ज्यादा नाराज हो जाती है और गुस्से में नोरा को धक्का दे देती है, जिससे वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है और गर्दन टूटने के कारण वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। रेचल ने नोटिस नहीं किया था कि वो स्टेयरकेस के बिल्कुल एज पर खड़ी है, नहीं तो शायद इतने जोर से धक्का नहीं देती। लेकिन अब जो हो चुका सो हो चुका। नोरा को वो वैसे भी पसंद नहीं करती थी, तो उसके मौत को लेकर कोई रिग्रेट नहीं था रेचल के मन में। वो 911 पे कॉल करके ऐसा नाटक करती है जैसे ये एक एक्सीडेंट है और उसके एब्सेंस में हुआ है। मतलब पुलिस को वो ये बताती है कि उसने घर लौटकर नोरा को इस हालत में देखा है। पुलिस को भी ये एक्सीडेंट ही लगती है, जैसे इस बार भी बच जाती है रेचल। ऑफ कोर्स लक बाय चांस, मगर इससे उसका पागलपन कम नहीं होता, उल्टा तो वो और ज्यादा कंसंट्रेशन के साथ खुद को प्रिपेयर करने में लग जाती है। नोरा को गलत साबित करने का तो जैसे भूत ही सवार हो चुका था उस पर। लेकिन और ज्यादा दिन उसका ये नाटक नहीं चलता। वॉली को उस पर शक होने लगा था। एक्चुअली उस दिन रेस्टोरेंट में गेबी को उस तरह रिएक्ट करते देख और स्पेशली जूडिथ को टारगेट करते देख वॉली को पहले शक हुआ था, क्योंकि उसने गेबी के बारे में सिर्फ रेचल को ही बताया था और ऑफिस के बाकी किसी भी स्टाफ को ना इस डील के बारे में इतना इंटरेस्ट था और ना ही कोई जूडिथ और गेबी के बारे में जानता था। ऊपर से जब उसने डेविड का अकाउंट टैली करते वक्त इलियाना मतलब इजाबेल के नैनी को कॉल किया था उसे कितने आवर्स के पेमेंट करनी है वो जानने के लिए, तब उसे वॉली को पता चला कि किसी ने उसे वीजा ऑफिसर बन के कॉल किया था और उसके अपॉइंटमेंट के प्रीपॉन्ट होने के बारे में झूठी खबर दी थी। अब बेचारी इलियाना तो इस बात से दुखी थी कि फालतू में उसके 2 दिन के पैसे कटने वाले हैं, लेकिन वॉली को इस हार्मलेस मजाक के पीछे एक कंस्पिरेसी दिखाई दे रहा था। उसका मन कह रहा था हो ना हो ये रेचल का ही काम है, क्योंकि सिर्फ उसी के पास इलियाना का नंबर था। और तो और अगर देखा जाए तो उस ट्रिप में उसके जाने का कोई कारण ही नहीं था, उसे तो डेविड ने यहाँ रहने के लिए कहा था। मगर एट लास्ट सभी को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो गया और उन सबकी जगह रेचल चली गई। Isn't it strange? वॉली जब जूडिथ के साथ ये सारी बातें डिस्कस करता है तो उसकी बातें सुनकर सडनली जूडिथ को उस रात के बारे में याद आता है और उसे एहसास होता है कि हाँ, उसके पेट में दर्द भी तो रेचल का बनाया हुआ कॉफी पीने के बाद ही स्टार्ट हुआ था। बाकी तो पूरा दिन वो अपने स्ट्रिक्ट डाइट पे ही थी और बिल्कुल फिट थी। भले ये सब कुछ कोइंसिडेंटल था, लेकिन फिर भी शक करने के लिए काफी था। वो लोग और रेचल के आसपास सेफ फील नहीं कर रहे थे। तो जूडिथ उसी दिन डेविड से बात करती है, जिससे डेविड को भी सारा मामला समझ आ जाता है। वो समझ जाता है रेचल उसे लेकर ऑब्सेस्ड है। ऑलरेडी उसका एक झलक देख चुका था वो, लेकिन रेचल का ये ऑब्सेशन बाकी लोगों के लिए खतरे का कारण बन सकता है, ये उसने कभी सोचा नहीं था। अभी जूडिथ के बातें सुनकर उसके लिए पूरा पिक्चर क्लियर हो जाता है और वो उसी दिन रेचल को फायर कर देते हैं। ऑन द अदर हैंड रेचल इस दिन के लिए बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं थी। हाँ, सुबह से वॉली और जूडिथ को इतने लंबे समय तक दरवाजा लॉक करके बातें करते देख उसे शक तो हुआ था। फिर जब वॉली उसे इग्नोर करने लगता है तब वो और ज्यादा कंफर्म्ड हो गई थी कि कुछ तो खिचड़ी पक रही है, यहाँ दाल में कुछ तो काला है। मगर इस सब के बावजूद उसे इतना यकीन था कि ये लोग भले ही उसके खिलाफ कितना ही क्यों ना कंप्लेन कर ले, डेविड हमेशा उसके सपोर्ट में रहेंगे। लेकिन जब डेविड खुद ही उसे टर्मिनेट कर देते हैं तब रेचल की हालत सच में खराब हो जाती है। पहले तो उसे यकीन ही नहीं होता, फिर वो डेविड को मैनिपुलेट करने लगती है ये कहकर कि जूडिथ उसे गलत समझा रही है, वो जलती है उससे।
मगर डेविड को जो समझना था वो समझ चुका था। रेचल और उसे अपनी बातों के जाल में फंसा नहीं पाती। इधर घर लौटते वक्त पूरा रास्ता काफी अपसेट रहती है रेचल, आंसू बहाती है। लेकिन फाइनली एक पॉइंट पे जाकर अचानक ही उसे एहसास होता है कि ये तो असल में डेविड का एक तरीका है उसे करीब लाने का। क्योंकि ऑब्वियसली अगर किसी को पता चल गया कि डेविड का अपने ही असिस्टेंट के साथ अफेयर चल रहा है तब तो बहुत बदनामी होगी ना। इसीलिए ही तो डेविड ने जानबूझकर उसे उसके नौकरी से निकाल दिया ताकि वो उसे अपनी पत्नी बना सके। इस बात की रियलाइजेशन होते ही रेचल के मन में लड्डू फूटने लगते हैं। खुशी से झूम उठती है वो। उस पागल को एहसास ही नहीं होता कि वो कितनी डिल्यूशनल साउंड कर रही है। उसे तो अपने गोल के अलावा और कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। तो अपने इस न्यू फाउंड थ्योरी को साबित करने के लिए वो उसी शाम फिर से एक बार डेविड के घर चली जाती है और खुद ही उसे प्रपोज करती है। कहती है उसे समझ आ चुका है डेविड का प्लान, लेकिन वो और इंतजार नहीं कर सकती और दूर नहीं रह सकती वो डेविड से। अपने पागलपन में रेचल ने एक्सपेक्ट कर लिया था कि इसे सुनकर डेविड हंसकर उसे गले लगा लेगा या फिर खुशी खुशी उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेगा। बट इन रियलिटी डेविड वही करता है जो उसे करना चाहिए था। रेचल के मुंह पर कह देता है वो कि फिलहाल ऐसे किसी भी कंडीशन में ही वो नहीं है कि फिर से किसी से प्यार कर सके, और वो कभी पॉसिबल हुआ भी तो रेचल कभी उसकी चॉइस नहीं होगी। वो उससे कभी प्यार नहीं कर सकता। एग्जैक्टली वही बातें जो नोरा ने कभी रेचल से कही थी। तब तो गुस्से में उसे मार ही डाला था रेचल ने, लेकिन इस बार डेविड के मुंह से ये सारी बातें सुनकर हेल्पलेसली रोने के सिवा, गिड़गिड़ाने के सिवा और कुछ नहीं कर पाती वो। फाइनली उसे समझ आ चुकी थी सच्चाई। रियलाइज हो चुका था कि वो हार चुकी है। डेविड कभी उसका नहीं हो सकता। लेकिन इस हार को आसानी से हजम नहीं करती वो। कुछ तो करना था उसे। बदले के आग में जलने लगी थी वो, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग डेविड ने उसे धोखा दिया था। 3 साल तक उसका फायदा उठाकर उससे सारे काम करवा कर छोड़ दिया था उसे। इतने बड़े अपमान को वो ऐसे कैसे एक्सेप्ट कर लेती। उसे बदला चाहिए था, जिसके लिए वो ऑफिस के एनुअल पार्टी की रात सिलेक्ट करती है। उस दिन होटल में जा पहुंचती है वो और अंदर जाके दरवाजे को अंदर से लॉक कर देती है और चाबी अपने पास रख लेती है। उधर उसे देखकर तो सभी हैरान हो जाते हैं। कुछ लोग हंसने लगते हैं तो कुछ ऑफेंडेड होते हैं, लेकिन रेचल को उनसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वो यहाँ सिर्फ डेविड के लिए आई थी। उसे अपनी औकात समझाने आई थी। तो जैसे ही डेविड उससे बात करने जाता है वो उसे गन पॉइंट पे ले लेती है। डेविड उसे शांत नहीं कर पाता। इनफैक्ट वो किसी की भी बात सुनने के मूड में नहीं थी। फाइनली वो सबसे बिल्कुल उसी तरह से बिहेव कर रही थी जैसे वो हमेशा से चाहती थी। सबको अपने दुश्मन जो मानती थी वो। तो बारी बारी सभी को उसके ताने सुनने पड़ते हैं, और एक पॉइंट पे जब जूडिथ उसे करेक्ट करने जाती है तो रेचल उसे शूट भी कर देती है, क्योंकि कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा नाराज वो जूडिथ पर ही थी। उसने ही तो कान भरा था डेविड का। फॉर्चुनेटली वो गोली जूडिथ के कंधे पर लगी थी, इसलिए तुरंत ही उसकी मौत नहीं होती, लेकिन ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही थी। इस पॉइंट पे रेचल जब दूसरी बार उसे शूट करने जाती है तो डेविड उसे पकड़ लेता है और उससे उसकी गन छीन लेता है। डेविड को इतनी करीब पाकर रेचल भी खुद को होल्ड नहीं कर पाती। कमजोर पड़ जाती है वो, बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो पड़ती है और पागलों की तरह रोने लग जाती है। लेकिन इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी उसे सिंपैथाइज नहीं कर पा रहा था, क्योंकि सभी को समझ आ चुका था कि रेचल की दिमागी हालत ठीक नहीं है, उसे इलाज की सख्त ज़रूरत है। उसी दिन उसे पुलिस अरेस्ट कर लेती है और साइकियाट्रिक वार्ड में डाल देती है। एट द एंडिंग सीन हम देखते हैं वो हॉस्पिटल में भी सिर्फ डेविड के बारे में ही सोचती रहती है और यही उम्मीद लगा कर बैठी है कि किसी न किसी दिन डेविड उससे प्यार ज़रूर करेगा, वो लोग एक साथ ज़रूर रह पाएंगे। रियलिटी से तो जैसे उसका कोई रिश्ता ही नहीं था। अपने इमेजिनरी वर्ल्ड में ही खुश थी वो। अपने किए गए गुनाहों को लेकर ना उसका कोई रिग्रेट था और ना ही वो कभी सोचती थी उनके बारे में। उसके दिल और जहन में तो सिर्फ एक ही नाम था, डेविड। दोस्तों ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। आई होप कहानी आपको पसंद आई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।